हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर हम 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब से प्रभाव में आई। यानी कि यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के एमपी सीजे में पूछा गया प्री में कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब से लागू हुई है। ठीक है, तो यहाँ आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959, 15 सितंबर 1959, 14 अगस्त 1959 या 2 दिसंबर 1959। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे हमारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का प्रभाव कैसा होगा। यानी कि ये प्रभाव कैसा रखता है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, या भूतलक्षी प्रभाव रखेगा या भविष्यलक्षी रखेगा या फिर दोनों रखेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रभाव तो रखेगा भाई। एक्ट लागू किया गया है, उसका प्रभाव तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पे इसका प्रभाव कैसा होगा? भविष्यलक्षी प्रभाव होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे आबादी लैंड होती है ना, तो उसी को यहाँ पे पूछा गया है कि आबादी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। 2A में, 2दा, 2घा या फिर 2खा में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए नंबर का, यानी कि 2A में यहाँ पे परिभाषित किया गया है आबादी भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में सम्मिलित नहीं है। अब कृषि के अंतर्गत क्या चीज़ शामिल नहीं की गई है? सिंघाड़े की फसल, घास की कृषि, फलों की खेती या सागौन का उद्यान। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, यानी कि सागौन का उद्यान जो है वो कृषि के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। तो कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई से, 1 अप्रैल से, 1 सितंबर से या 1 अक्टूबर से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका ए नंबर का, यानी कि 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई से क्या मना किया गया है? कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, स्वयं की खेती करने से तात्पर्य क्या है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि स्वयं की खेती करना, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखें तो स्वयं के पर्यवेक्षण सेवकों द्वारा या मजदूरी पर या नगद या वस्तु के रूप में देय होगी, उसका मतलब ये होता है। या फिर भूमि स्वामी के बड़े लड़के के पर्यवेक्षण मजदूरी के द्वारा नगद वस्तु या रूप में कुटुंब के किसी भी सदस्य द्वारा खेती करने से, उपरोक्त सभी से है। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी से है स्वयं की खेती करना। यानी कि आप भूमि स्वामी हैं तो आपका छोटा लड़का करे, बड़ा लड़का करे, ठीक है, आप स्वयं करें, आपके कुटुंब के किसी भी सदस्य के द्वारा खेती करने से है। स्वयं की खेती करने का मतलब होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमारती लकड़ी। अब इमारती लकड़ी क्या होती है? जो टिम्बर ट्रीज होते हैं ना, जो सिर्फ लकड़ी के काम में आती है और उसमें कुछ नहीं रहता, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? चंदन है, नीम, जामुन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए नंबर का, यानी कि चंदन इमारती लकड़ी है। बाकी जो नीम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ये इमारती लकड़ी नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें फल भी लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इमारती लकड़ी जो है ये चंदन के पेड़ यहाँ पे कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, ये क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नॉट करेक्ट। ठीक है, सही नहीं है। तो मध्य प्रदेश राज्य भू राजस्व संहिता अधिनियमित की गई थी 1956 के पूर्व प्रचलित भू विधियों के समापन के लिए, मध्यस्थों के समापन के लिए, मनमानी बेदखली के रोकने के लिए या अन्य राज्यों की विधियों के समकक्ष करने के लिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर का, यानी कि अन्य राज्यों की विधियों के समकक्ष करने के लिए यहाँ पे भू राजस्व संहिता अधिनियमित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के वर्तमान भू राजस्व संहिता
बनाते समय उसमें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की तत्कालिक भू राजस्व विधि समेकित की नहीं की है? यानी कि कौन से यहाँ पे क्षेत्र की जो भू राजस्व संहिता थी, ठीक है ना, उसको समेकित नहीं किया गया था? महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी मध्य भारत है, ठीक है, महाकौशल प्रांत रहेगा, सिरोंज क्षेत्र भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो ये सारी क्षेत्र इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भू राजस्व संहिता कब प्रभाव में आई थी? ये अभी अब बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1959 से प्रभाव में आई है। कृषि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब कृषि के अंतर्गत क्या शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ भी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सागवान के उद्यान, ये क्या है? कृषि के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि के अंतर्गत नहीं है। उत्पादन, उद्यान उत्पादन, बीजा वृक्षारोपण, छप्पर छाने की घास या चारा घास। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी नंबर का, यानी कि बीज यानी बीजा वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी चारा घास आता है, छप्पर छाने की घास भी इसी कृषि के अंतर्गत हमारी आएगी। उद्यान उत्पादन हो रहा है तो वो भी आएगा, लेकिन बीजा वृक्षारोपण इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कृषि में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, कि कौन सी चीज़ कृषि में शामिल है, कौन सी चीज़ कृषि में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है वार्षिक या नियतकालिक फसलें उगाना, जिसमें पान तथा सिगाड़े एवं बाग की उपज सम्मिलित है। स्वयं उगे झाड़ों का जंगल उगाना, फलों के बाग उगाना लगाना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, यानी स्वयं उगे झाड़ों का जंगल उगाना, ये कृषि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। अब कृषि से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ शामिल है, कौन सी चीज़ नहीं। तो कृषि के अंतर्गत इसमें फिर से पूछा गया कि क्या शामिल नहीं है? उद्यान कृषि, फलोद्यान लगाना, उनका संरक्षण करना, चारे चराई, छप्पर छाने, घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना, बड़े झाड़ों का जंगल। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर का, कि बड़े झाड़ों का जंगल कृषि के अंतर्गत नहीं है। कृषि वर्ष से अभिप्रेत है। अब कृषि वर्ष का मतलब क्या होता है? जनवरी माह के प्रथम दिन, अप्रैल माह के प्रथम दिन, जुलाई माह के प्रथम दिन, अक्टूबर माह के प्रथम दिन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर का, यानी जुलाई माह के प्रथम दिन, यानी 1 जुलाई। इसको भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। यदि अन्यथा अनुसूचित नहीं किया गया है तो कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। यानी कि आप यहाँ पे देखें तो 1 जुलाई तो है ही है, ठीक है, कृषि वर्ष। अब मान लीजिए अन्यथा राज्य सरकार कोई ऐसा कर दे कि नहीं, आप क्या किया जाएगा, 1 अप्रैल से मनाया जाएगा, तो 1 अप्रैल से मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? अन्यथा अनुसूचित नहीं किया गया है। जब अनुसूचित नहीं किया गया, अनुसूचित कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट अनुसूचित नहीं किया है तो क्या मनाया, क्या बोला जाएगा? तो 1 जुलाई ही यहाँ पे माना जाएगा कृषि वर्ष का प्रारंभ, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है, खाते के लिए निम्न में से क्या सही है? अब खाते के लिए क्या सही है? कब्जा आवश्यक नहीं है, कब्जा आवश्यक है, या भूखंड आवश्यक है, या ये सभी आवश्यक हैं। तो यहाँ पे आपको यदि सही आंसर पता है तो आप कमेंट उसको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी भूखंड आवश्यक है। भाई जब खाता होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? एक भूखंड तो होना चाहिए, तभी तो आप उसमें उसका एक खाता होगा, ठीक है। तो ये इसका भूखंड होना आवश्यक है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंदर भूमि शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित है। तो कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित है भूमि के अंतर्गत? अभी तो कृषि के अंतर्गत आ रहा था, अब आ रहा है कि लैंड के में जो लैंड शब्द लिखा है भूमि, उसमें क्या शामिल है? तो स्थिर अथवा बहता पानी, खदानें, खनिज, या ये सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर है डी नंबर, यानी कि ये सभी, चाहे स्थिर पानी हो, चाहे बहता हुआ पानी हो, चाहे खदानें हो, ठीक है ना, जो मैल होती हैं वो भी आ जाएंगी, खनिज है वो भी आ जाएगा भूमि शब्द के अंतर्गत, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहता पानी है तो वो शामिल नहीं होगा, तो वो भी चीज़ शामिल हो जाएगा किसके अंदर? भूमि शब्द के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 2FB में परिभाषित राजस्व वर्ष किस दिनांक से प्रारंभ होता है?
आपके ऑप्शन है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी 1 अक्टूबर। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, दोनों में आपके कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2FV में क्या परिभाषित किया गया? राजस्व वर्ष। अब राजस्व वर्ष की बात किया जाए, राजस्व वर्ष कब से माना जाता है? 1 अक्टूबर को। लेकिन वही कृषि वर्ष में यहाँ पे देखें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 1 जुलाई से प्रारंभ होता है कृषि वर्ष, लेकिन ये 1 अक्टूबर से क्या होता है? राजस्व वर्ष यहाँ पे प्रारंभ होता है। अब सही उत्तर बताइए। अब यहाँ पे सही उत्तर बताना है। तो मध्य भू राजस्व संहिता 1959 के अंदर राजस्व वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 जुलाई, 1 जनवरी, 1 अक्टूबर या 1 अप्रैल। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर। तो आपको दोनों चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है। 1 जुलाई क्या होगी? कृषि वर्ष होगी। अब उसके बाद क्या आता है? जुलाई के बाद अक्टूबर आता है। तो यहाँ पे आपको याद कैसे करना है? याद ऐसे रहेगा कि पहले खेती होगी, ठीक है ना, पहले खेती होगी, उससे जो भी वहाँ पे क्या होगा, उससे आमदनी होगी, तो उसके बाद क्या दिया जाएगा? राजस्व उसका दिया जाता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पहले जब खेती हो रही है तो कब से प्रारंभ होगी? 1 जुलाई से। उसके बाद क्या होगा? रेवेन्यू टैक्स होगा, तो कब से होगा? 1 अक्टूबर से, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इमारती लकड़ी कौन सी है? अब कौन सी इमारती लकड़ी है ये बताएगा? चंदन, नीम, जामुन या इनमें से कोई नहीं। तो इमारती लकड़ी कौन सी हो जाएगी? चंदन की पेड़ जो है वो एक इमारती लकड़ी के रूप में है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि इमारती लकड़ी का पेड़ नहीं है। अब निम्न में से कौन सा पेड़ इमारती लकड़ी नहीं है? शीशम, बीजा, बबूल, चंदन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी नंबर का, यानी कि बबूल का पेड़ जो है वो इमारती लकड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो शीशम है, बीजा है, चंदन है, ये सारे क्या है? एक इमारती लकड़ी के रूप में यहाँ पे हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इमारती लकड़ी के पेड़ नहीं है निम्न में से कौन सा? आम, सागौन, चंदन, शीशम। तो यहाँ पे आम का जो पेड़ है वो इमारती लकड़ी के अंतर्गत नहीं आता। बाकी सागौन आता है, चंदन आता है, शीशम आता है, बीजा, ठीक है, ये सभी क्या आते हैं? ये इमारती लकड़ी कहलाते हैं। लेकिन आम का पेड़ इमारती लकड़ी नहीं है। अब यहाँ पे बात करें स्वयं खेती करने से अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तो अभी हमने देखा था स्वयं खेती करने का मतलब क्या होता है। तो अभी एक बार फिर से देखते हैं, इसमें कुछ ऑप्शंस चेंज हुए हैं। तो अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा, ऐसी मजदूरी पर जो फसल के अंश के रूप में देय हो या रखे गए सेवकों द्वारा, अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े पर के श्रमिकों द्वारा, या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े पर श्रमिकों द्वारा स्वयं अपने लिए खेती करना, ठीक है। इसमें कौन सा सही आंसर है? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका बी नंबर, यानी ऐसी मजदूरी पर जो फसल के अंश के रूप में देय हो या रखे गए सेवकों द्वारा, ठीक है। निम्न में से कौन विधिक व्यक्ति है? अब विधिक व्यक्ति कौन कहलाएगा? भागीदार फर्म कहलाएगा, रिजर्व बैंक कहलाएगा, गृह कहलाएगा या कुलपति कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का, यानी कि भागीदारी फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहिता में परिभाषित नहीं है। अब संहिता में कौन सी चीज को परिभाषित नहीं किया गया है? फलोद्यान को, बकाया, सहकारी समिति, जलोढ़। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, जलोढ़ को परिभाषित नहीं किया गया है। बाकी सहकारी समिति को भी परिभाषित किया गया है, बकाया को भी परिभाषित किया है, एरियर्स जो होते हैं, फलोद्यान को भी परिभाषित किया गया है। राजस्व मंडल के गठन के लिए किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो जो राजस्व मंडल के गठन के बारे में बात की गई है तो कहाँ पे बताया गया है? धारा 3 में है, धारा 4, धारा 2 या धारा 2D में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए नंबर का, यानी धारा 3 में राजस्व मंडल के गठन के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर का, यानी कि ग्वालियर में इसका राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व मंडल में एक अध्यक्ष एवं दो से अधिक सदस्य होंगे, दो अध्यक्ष एवं 2 से अधिक सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष एवं एक सदस्य, इनमें से कोई सही नहीं है। तब यहाँ पे राजस्व मंडल में
कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, यानी कि एक अध्यक्ष होता है और 2 से अधिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व मंडल के सदस्य के लिए आवश्यक क्या है, यानी कि यदि राजस्व मंडल का जो सदस्य है उसको सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता धारित करता हो, 5 वर्ष से अधिक का कलेक्टर के पद संभाले हो, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई एक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी नंबर का, यानी कि उपरोक्त दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होने की योग्यता होनी चाहिए उसमें, या फिर 5 वर्ष से अधिक का कलेक्टर का पद धारित किया हो। ऐसा नहीं कि जो डिप्टी कलेक्टर वगैरह होंगे, कलेक्टर की पोस्ट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो कलेक्टर के पोस्ट पे होना चाहिए 5 वर्ष से अधिक, तभी वो क्या होगा, वो योग्य होगा इसके लिए राजस्व मंडल के सदस्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व मंडल के सदस्य राजस्व प्राधिकारी हैं, राजस्व न्यायालय हैं, दोनों हैं, राजस्व न्यायालय अधिक है, राजस्व प्राधिकारी कम है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का, यानी कि राजस्व न्यायालय कहलाएंगे। यानी कि राजस्व मंडल के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो राजस्व न्यायालय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्व मंडल के गठन का प्रावधान मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा में है, धारा 3, धारा 2, धारा 4 या धारा 2D में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है धारा 3 में। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट। अब सही उत्तर बताइए। अब यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे बताना है कि मध्य प्रदेश राजस्व मंडल एक क्या है, दीवानी न्यायालय है, राजस्व न्यायालय है, राजस्व दीवानी न्यायालय दोनों है, ये राजस्व अधिकारी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है बी नंबर का, यानी कि राजस्व न्यायालय कहलाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर बताइए। ठीक है, अब फिर से एक करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि राजस्व मंडल का गठन होगा एक अध्यक्ष और कम से कम कितने सदस्य के द्वारा, 2 सदस्यों, 3 सदस्यों, 4 सदस्यों, 5 सदस्यों, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सदस्य होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक सदस्य होने चाहिए। तो कम से कम कितना, 2 सदस्य हैं। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राजस्व मंडल का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे है, वो ग्वालियर में है। कहाँ पे है, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व मंडल के सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यताएं। अब राजस्व मंडल के सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत के अनुभव, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता, 5 वर्ष से अधिक कलेक्टर होने का अनुभव। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी एक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर का, यानी कि इनमें से कोई भी एक हो तो बी चल जाएगा। ठीक है ना, या तो 10 वर्ष की प्रैक्टिस होनी चाहिए उसको हाई कोर्ट में। ठीक है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, या फिर 5 वर्ष से अधिक कलेक्टर रहने का अनुभव होना चाहिए। इनमें से तीनों में से कोई एक होगा, वो क्या अपॉइंट हो जाएगा, जो राजस्व मंडल का सदस्य। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से पूर्व की अपीलों की सुनवाई करेगा, यानी कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से पूर्व की जो भी अपीलें थी उसकी सुनवाई कौन करेगा, कलेक्टर, आयुक्त, भू राजस्व मंडल या मध्य प्रदेश शासन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है 37 का सी नंबर, यानी कि भू राजस्व जो मंडल है वो पूर्व की अपीलों को सुनेगा, उसको यहाँ पे पावर दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा विभिन्न राजस्व अधिकारियों को उल्लेख करती है। तो यहाँ पे जो कई प्रकार के रेवेन्यू ऑफिसर्स बताए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी धारा में है, धारा 9, धारा 10, धारा 11 या धारा 12 में है। तो कौन सी सेक्शन में रेवेन्यू ऑफिसर्स बताए गए हैं, तो सेक्शन 11 आप देखेंगे तो वहाँ कई प्रकार के रेवेन्यू ऑफिसर्स बताए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व पदाधिकारी के वर्गीकरण के संबंध में संहिता किस धारा में प्रावधान किया गया है, धारा 10, 12, 11 या 18।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी धारा 11 में। निम्नलिखित राजस्व अधिकारी हैं, तो कौन कौन से राजस्व अधिकारी हैं? चकबंदी अधिकारी, विशेष कर्तव्य अधिकारी, भू सुधार विभाग, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि जो चकबंदी अधिकारी है वो क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्व अधिकारी नहीं है? तो अब यहाँ पे बात करें जैसे पूरे MPLRC में ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है पहली कि कौन सी चीज़ कृषि के अंतर्गत आती है, ठीक है, कौन सी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इमारती लकड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर कौन कौन से हैं और कौन से रेवेन्यू ऑफिसर नहीं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 चीज़ें में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आपको पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे राजस्व अधिकारी नहीं है कौन, राजस्व मंडल, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो रेवेन्यू बोर्ड है यानी राजस्व मंडल है वो राजस्व अधिकारी के अंतर्गत नहीं आता है। कौन राजस्व अधिकारी नहीं है, बंदोबस्त अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक भू अधीक्षक या नायब तहसीलदार। तो यहाँ पर भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस बी नंबर का, यानी जो राजस्व निरीक्षक होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, वो क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर नहीं कहलाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43, निम्नलिखित में से कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? अब कौन से राजस्व अधिकारी है, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख अधीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। अभी मैंने बताया कि ये जो है ये राजस्व अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट आता है भू राजस्व अधिकारी कौन नहीं है, फिर से वही चीज़ आ रहा है, राजस्व निरीक्षक, सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख, उप बंदोबस्त अधिकारी या बंदोबस्त आयुक्त। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ए नंबर, लेकिन राजस्व निरीक्षक। राजस्व अधिकारी कौन सा नहीं है, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, भू अभिलेख अधीक्षक, भू अर्जन अधिकारी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, यानी भू अर्जन अधिकारी क्या है, वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व अधिकारी की श्रेणी में कौन से नहीं आता है? आयुक्त, बंदोबस्त आयुक्त, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ठीक है ना, इसको कई बार मैंने ये इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहे, ठीक है ना, याद आ जाए कि कौन सा नहीं है। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर तो भूल ही जाइए कि रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर नहीं कहलाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित कौन सा राजस्व अधिकारी नहीं है, बंदोबस्त अधिकारी, उपखंड अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी या सहायक जिला अधिकारी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कि प्रखंड विकास अधिकारी। ये कोई रेवेन्यू ऑफिसर है ही नहीं ऐसा, ठीक है। राजस्व पदाधिकारी की परिभाषा में शामिल नहीं है कौन, भू अभिलेख अधीक्षक, राजस्व मंडल अध्यक्ष, कलेक्टर, आयुक्त, ये सभी हैं, लेकिन राजस्व मंडल अध्यक्ष ये शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की परिभाषा के निम्न में कौन सा राजस्व अधिकारी नहीं है, कमिश्नर, कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, अध्यक्ष, राजस्व मंडल। सेम डी नंबर का ऑप्शन सही, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से राजस्व अधिकारी की शक्तियों पर नियंत्रण रखा गया है। अब यहाँ पर राजस्व अधिकारी जितने बताए गए ना, उस पर नियंत्रण की बात की गई है, तो कौन सी धारा में है, धारा 12 में है, धारा 14, धारा 16 या धारा 19 में है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, ये नहीं कि धारा 12 में नियंत्रण अधिकारियों की नियंत्रण के बारे में बताया गया है कि राजस्व अधिकारी की शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाने के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समस्त राजस्व अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन होंगे, समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीन होंगे, संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीन होंगे या जिले के समस्त अधिकारी जिलाधीश के अधीन होंगे। अब यहाँ पे आपको गलत आंसर चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गलत पूछा गया है या फिर सही पूछा गया है, क्योंकि यहीं पे आप ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, कि समस्त राजस्व अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन होंगे। ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि समस्त राजस्व अधिकारी किसके अंदर होंगे, जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहेंगे।
तो ये यहाँ पे गलत हो गया है। बाकी ये भी सही है, ठीक है ना। राज्य सरकार के अधीन हो गए, संभाग के जितने हैं वो आयुक्त के अधीन रहते हैं, जिले के समस्त जो हैं वो जिलाधीश यानी कलेक्टर के अधीन रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम एसआरए के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जहाँ पे 100+ MCQ वहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।